आज महाराष्ट्र विधानसभा में और विधान परिषद में जन सुरक्षा बिल मेजॉरिटी से पास हुआ और सत्ता पक्ष क्यों भारी बहुमत सत्ता के पास है और महाराष्ट्र विधानसभा में विरोधी पक्ष है ही नहीं और जो हैं उन्होंने आवाज़ उठाने का कोशिश किया है और बहुमत से विधानसभा और विधान परिषद में जन सुरक्षा बिल 2024 पास हो गया और महाराष्ट्र शासन ने छः आठ महीना पहले ही न्यूज़पेपर में और जो संविधान के कानून में एडवर्टाइजमेंट होता है वो उन्होंने दिया था, सजेशन ऑब्जेक्शन, और संपूर्ण वक्त देने के बावजूद सजेशन ऑब्जेक्शन, उसके बाद मार्च का अधिवेशन और अभी जुलाई के अधिवेशन में वो बिल पारित हुआ। ये देवेंद्र फडणवीस साहब का ये उपलब्धि बोल सकते हैं और उनको कोई भी बिल जब पास होता है तो उसके लिए कल बल छल की ज़रूरत पड़ती है और उन्होंने बड़ा बहादुरी के साथ ये बिल पास किया और बिल पास करवाया। इसके लिए संपूर्ण पक्ष और विपक्ष को बधाई देता हूँ, क्योंकि संविधान, देश संविधान से चलता है और संवैधानिक और लोकतांत्रिक के मूल्यों के साथ संविधान में रह के जन स्वराज सुरक्षा बिल पास हुआ। इसके लिए मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और पूरे सरकार और विरोधी पक्ष को बधाई देता हूँ। कांग्रेस के आला कमान ने जो मीडिया पे आ रहा है कि उन्होंने बोला कि इसमें विरोध करो और देश में सबसे जो शासन किया है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने देश पे शासन किया है और गिने चुने 5 साल, 10 साल, 15 साल विरोधी पक्ष में जो फ्रैक्चर मैंडेट का रहा है उसमें सरकार चलाया है, लेकिन बहुमत के साथ कांग्रेस और बीजेपी ने ही देश में और महाराष्ट्र में सरकार चलाया है। एक वक्त था 70 के दशक में, इंदिरा जी के समय में, जब सारे बैंक, सारे प्राइवेट कंपनी और सारे औद्योगिक घराने को इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण किया था और आज एक वक्त आ गया कि पूरे देश में खाजगीकरण का दौर चला। क्यों मनमोहन सिंह जी
अर्थशास्त्री थे और 91 में वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। नरसिंहा राव जी के मिनिस्ट्री में भी वो थे और वो काफ़ी अनुभवी थे और उन्होंने अर्थशास्त्र का जो देश का रिसेशन था 2007 का, उसको उन्होंने बेबहादुरी के साथ, पूरे विश्व में वैश्विक रिसेशन था, उसके बाद भी उन्होंने वैश्विक तरीके से उस रिसेशन को अपने बुद्धि से, अपने बुद्धि चातुर्य से उन्होंने रिसेशन को मात दिया। उनका ही प्लानिंग किया हुआ आज भी देश चल रहा है, देश में और राज्य में। क्यों प्लानिंग कमीशन का काम है 50 साल, 40 साल, 30 साल के बाद प्लानिंग कमीशन अपना सबमिशन करता है। और तो खाजगीकरण का श्रेय उनके वक्त से उन्होंने, जो भारत के प्रधानमंत्री, और जो उनका रिपोर्ट था कि पेंशन और जो सरकार का नौकरी है उसके वजह से देश दिवालिया होगा और खाजगीकरण का दौर 2012-13 से शुरू हो गया। क्यों सारे कानून एक वक्त था जिसको कि परमानेंट किया जाता था। हमें याद है 1981 का, तो सारे जगह परमानेंट, सारे कंपनी में परमानेंट कामगार होते थे। लेकिन लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा के सम्मानीय सरकार और सम्मानीय सदस्य ने सारे लोगों को, एक वक्त आया सबको परमानेंट किया और एक वक्त अभी आया कि पूरा देश खाजगीकरण के दौर में चला गया है। जो आर्मी में कभी खाजगीकरण नहीं होता था, पुलिस में खाजगीकरण नहीं होता था, मंत्रालय में खाजगीकरण नहीं होता था, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक परमानेंट कामगार और आर्मी में भी अग्निवीर का नियुक्ति 4 साल या 5 साल के लिए हुआ है। और देश का सरकार, भारत सरकार या 32 राज्य के राज्य सरकार, सारे लोगों ने खाजगीकरण का और अपना वैश्विक कर्ज जो है 2 लाख करोड़, उसको कम करने के हिसाब से जैसा मानना पड़ेगा उसको कम हो, इसके लिए देश में खाजगीकरण का दौर चालू हुआ है। और आज पूरा देश खाजगीकरण में गुजर रहा है। क्यों परमानेंट अगर एक कामगार होता था तो उसको 26 दिन नौकरी और 8 घंटा ड्यूटी, उसी में 1 महीने का भरेली, 1 महीने का बोनस और एन कैन प्रकार एक एक कामगार को, चाहे सरकारी रहे या प्राइवेट कंपनी में हो, उनको जब 100 रुपये का था 90 रुपया, तो भी 200 रुपया 100 रुपया उनको अतिरिक्त
परमानेंट का देना पड़ता था। आज एक कामगार का अगर 10,000 है तो उसको सारे लायबिलिटी ले करके ESIC, PF, बोनस सभी को ले करके एक कामगार को अगर 15,000 पगार है, 10,000 तो उसको 10,000 का साल का उनको अधिक देना पड़ता था। लेकिन उसको कम करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने सभी को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे डाला। 2013 में महाराष्ट्र में भी सारे डिपार्टमेंट में एक GR है जो लेबर डिपार्टमेंट में था, और वो हर जगह कॉन्ट्रैक्ट पे कामगार पूरा करने का। और सबसे गौरव की बात है उसमें विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, कहीं कहीं खासदार, आमदार, खासदार और जनप्रतिनिधि का कॉन्ट्रैक्ट है। और हमें याद है औरंगाबाद के MLA श्री रायभान यादव साहब, जब शरद पवार साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय में कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग विरोध करते थे कि छूट नहीं देने का। और उस समय में जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं प्रतिभा सिंह पाटिल, उनके भी किसी रिश्तेदार का देश में कॉन्ट्रैक्ट था और पूरे शुगर लॉबी में कॉन्ट्रैक्ट था। और जब पवार साहब के पास हम लोग गए कि खाजगीकरण ख़त्म हो, तो उन्होंने उस समय में सेक्शन 23 सुरक्षा रक्षक में उन्होंने बोला कि सेक्शन 23 में बोर्ड में अभी कितने लोग हैं, तो 10-12 हज़ार 15 हज़ार आदमी नहीं थे। और कंडीशनली ठेकेदार को छूट देने का 3% लेवी लेके 87-88 के बाद लेबर डिपार्टमेंट ने ठेकेदार को छूट देने का प्रोविज़न किया, और उसमें से 3% लेवी लेने का स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया और कंडीशनली ठेकेदार को छूट दिया गया। क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा देश था जहां मथाड़ी और सुरक्षा रक्षक कानून था, लेकिन राजनीति कारणवश मथाड़ी में छूट नहीं था और इसके लिए दिया नहीं गया। और राज्य सरकार या केंद्र सरकार जनता के विरोध में नहीं जा सकते थे, इसके लिए कानून में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। लेकिन सुरक्षा रक्षक में ठेकेदार को छूट दिया गया। जब ये कानून बना था सुरक्षा रक्षक का, उस समय में जो गली में कोई वॉचमैन नहीं होते थे, उस समय में गुरखा लोग आते थे गली में और बिल्डिंग में। हर बिल्डिंग में गुरखा लोग काम करते थे और हर बिल्डिंग वाला 5 रुपया से 10 रुपया
हर बिल्डिंग के मालक और हर गली का झोपड़पट्टी में भी 5 रुपया 2 रुपया वो गुरखा जी को दिया जाता था और उधर कहीं उनको गुरखा को रहने के लिए जगह दिया गया था। लेबर डिपार्टमेंट आज़ादी के बाद से पूरे देश में मजबूत लेबर लॉ, क्यों बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान का रचना किया था उसमें कामगार कायदा का सबसे बड़ा जिक्र है कि 8 घंटा ड्यूटी, सभी को मिनिमम वेजेज, 26 दिन ड्यूटी और सारे सुविधा जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद को मिलता है पेंशन सहित, और वो जजमेंट भी आता था हाई कोर्ट से लेके इंडस्ट्रियल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, कामगार के पक्ष में जजमेंट आता था। इक्वल वर्क और इक्वल पे, समान वेतन समान काम। अगर परमानेंट कामगार को 2000 है तो जो कॉन्ट्रैक्ट का कामगार है 180 रुपया, 120 रुपया, उसको भी 2000 का बेनिफिट मिलना चाहिए। ये संविधान ने दिया है। और कामगार डिपार्टमेंट, क्योंकि महाराष्ट्र बाबा साहब अम्बेडकर का राज्य था, इसके लिए सारे कानून और कम्युनिस्टिज्म उस समय में बंगाल, केरला, महाराष्ट्र जैसे राज्य में ये, और झारखंड, जो अभी झारखंड पहले बिहार था, क्योंकि कोल फील्ड और टाटा का इंडस्ट्री था झारखंड बिहार में। और टाटा आज़ादी के बाद से जब नेहरू जी का कपड़ा धुलने के लिए इलाहाबाद से लंदन जाता था, उस समय में भी टाटा जी का बिहार में इंडस्ट्री था। और टाटा नगर आज भी है। वैसा साफ सिटी पूरे विश्व में कहीं नहीं है टाटा नगर जैसा। और स्टील प्लांट, और पूरे विश्व में टाटा का, जमशेदजी टाटा और कितने इनके बारिश हुए, आज तक टाटा सबसे वैश्विक इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट होते थे। और WC वर्कमैन कंपनसेशन का जो कानून 1932 में जो बना है, वो कानून टाटा जी ने बनवाया था। क्यों? वहाँ जिस कामगार को मार लगता था तो उसको कंपनसेशन देने के लिए टाटा जी ने भारत सरकार से, नेहरू जी से, इंदिरा जी से वो कानून बनवाया था। और वो वर्कमैन कंपनसेशन था। लेबर एक्ट का स्थापना करवाया था। और लेबर डिपार्टमेंट, और क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का होम टाउन महाराष्ट्र था, मुंबई में मिल थे, सारे मिल में 75 मिल था। 75 मिल में सारे जगह सुरक्षा रक्षक, वॉचमैन जिसको बोलते हैं, चौकीदार, पहले उसको चौकीदार बोला जाता था, फिर अंग्रेजी में वॉचमैन बोलने लगे, फिर बाद में उसका नाम डेवलप हो गया जब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे हुआ
तो सिक्योरिटी गार्ड हो गया, फिर बॉडी गार्ड हो गया, फिर गनमैन हो गया, फिर अभी तो हाईटेक मैन हो गया, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया। लेकिन उस समय में चौकीदार थे और सारे मिल में परमानेंट, क्यों मालक को विश्वास नहीं रहता था। इसके लिए पहले गुरखा लोग थे, बाद में काफ़ी बड़ी बड़ी इंटरव्यू टाटा, वोल्टाज, डालमिया, विप्रो, इन लोगों की इंडस्ट्री, बिड़ला, सब जगह इन्होंने खुद के सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, चौकीदार रखा था। मिल स्ट्राइक हुआ डॉक्टर दत्ता सामंत जी के बाद। जो मिल में काम करते थे उसी दौर में 75 के दौर में 70 रुपया 60 रुपया पगार मिलता था, 90 रुपया। और उसके बाद मिल स्ट्राइक हुआ 80 के दशक में। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बोर्ड की स्थापना AR अंतुले जी ने किया और उस एक्ट में गुरखा भी कंपलसरी था, उसको भी एक्ट में। लेकिन उस एक्ट का 1981 के एक्ट को आज 81 से 2025 चल रहा है, 2014 तक कम से कम 1000 टाइम हाई कोर्ट और 500 टाइम सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी गार्ड एक्ट को चैलेंज किया गया है। और जो 1981 का एक्ट है, 87 तक सुप्रीम कोर्ट में फिर उसका चिन्नप्पा रेड्डी का जजमेंट आया और उसमें लिखा कि जो गार्ड काम करता है सिक्योरिटी एजेंसी में, उसी को सुरक्षा रक्षक मंडल में रजिस्टर्ड कर सकता है और उसी को करना है। लेकिन राजनीति पार्टी के दबाव में और हमें याद है कि रात दिन आमदार साहब और खासदार साहब के बिल्डिंग में, सोसाइटी में, बंगले पे जा कर के आप हैंडबिल बांटते थे। और आमदार साहब, हम देखेंगे विधानसभा में उस समय में भाई भोसले, मनोहर फाल्के जी, बसंत दादा पाटिल जी और नरेंद्र तिड़के जी और एक से एक वेटरन, दीना मामा पाटिल साहब, हरिभाऊ नाइक साहब, और जो INTCU हो, BMS हो, और जो भी नेशनल ट्रेड यूनियन थे, सभी एक दूसरे को कामगार के लिए, हित के लिए लड़ाई होता था। आज एक वक्त आया कि जितने ट्रेड यूनियन लीडर थे सभी पार्टी के, आज अगर देखा जाएगा तो सब के सब बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हो गए हैं। वो ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं है। आज भी जब हम बताना नहीं चाहते हमने कितने MLA साहब को, आमदार साहब, वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, छोटे छोटे पद पे थे, आज हवाई जहाज से उड़ते हैं। MLA MP, बहुत गर्व होता है हमको कि हम उनको दर्शन करके आए। लेकिन हम उनके साथ गली में भी थे
और उनके साथ हम दिल्ली में भी गए थे। और आज देश का भाग्य है कि हमारे देश में किसी ने सोचा नहीं था कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं। और आज वो दिन हमने देखा, क्यों जिसको हमने देखा था कि जिसको एक बार टिकट कांग्रेस पार्टी दे देता था वो उसी समय से एमपी और एमएलए और मिनिस्टर बन जाता था। लेकिन एक दौर हमने देखा कि टिकट मिलने के बाद ये गारंटी आज नहीं रह गया है कि वो जीतेंगे कि हारेंगे। क्योंकि उन्होंने स्वयं का सुरक्षा किया है। राज्य के गली से दिल्ली तक के जनता का उन्होंने आदर नहीं किया। और जो सीट हमने देखा है 1984 में 85 में 415-25 सीट जीतने वाली कांग्रेस 44 पे आ गया। आज उनके सारे एमएलए एमपी गली से दिल्ली तक होड़ लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए और उनके अलायंस में जाने के लिए। उनको गर्व महसूस होता है। हमने वो भी देखा। तो सुरक्षा रक्षक कानून आने के बाद 1981 से इतना मजबूत कानून था, लेकिन वहाँ चाहे मथाड़ी कानून रहे या सुरक्षा रक्षक कानून रहे, वो कानून अब बोलना पड़ेगा कि वो परिवार बाद में रह करके आज 40-50 साल से उस बोर्ड में पूरे महाराष्ट्र हो और पूरे सुरक्षा रक्षक हो या मथाड़ी हो, दोनों बोर्ड में 1 लाख कामगार रजिस्टर नहीं हो पाया है। सलाहकार समिति पहले फैसला करता था, बाद में एक वक्त आया कि मिनिस्टर साहब फैसला करने लगे और उसका फ़ायदा जो कल मथाड़ी के लीडर श्री शशिकांत शिंदे जी ने बोला हाउस में कि अधिकारी ने बहादुरी के साथ उस बोर्ड को बंदरबांट में बर्बाद किया। ये सही है कि इंक्वायरी हुआ, चेयरमैन लोग, मथाड़ी के लोग, सुरक्षा रक्षक के लोग जेल गए और आज भी इंक्वायरी चालू है। रिटायरमेंट हो जाता है अपना फंड बोनस लेकर के और वो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के खिलाफ तो कोई रिपोर्ट लिखता नहीं। कानून पे कानून सरकार बनाती है, लेकिन मंडल में जो अधिकारी हैं वो करोड़पति अरबपति हो जाते हैं जो निरीक्षक थे। लेकिन सुरक्षा रक्षक की दयनीय अवस्था कल जो विधान सभा में सम्माननीय जितेंद्र अवार्ड जी, महेश शिंदे जी, प्रशांत बॉम जी, और जोगरीवार जी, किशोर जोगरीवार जी ने जो सुरक्षा रक्षक के लिए विधानसभा में एक सुरक्षा रक्षक को पगार दिलाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में वो सवाल का जवाब, हमें गर्व होता है कि जिस राज्य में इतना
अधिक एक छोटे से सुरक्षा रक्षक जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते थे, उसके लिए विधानसभा में, महाराष्ट्र विधानसभा में क्वेश्चन उठाया और उसके पगार के लिए मंत्री जी ने आदेश दिया। उसमें डिप्टी कमिश्नर उस सुरक्षा रक्षक का भाग्य है और उस कंट्रैक्टर को भी मैं बधाई देता हूँ, लेकिन उसका जड़ जो है आमदार साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, आज कंट्रैक्टर को 18% जीएसटी भरना पड़ता है। बिल्डिंग में, छोटे से बड़े बिल्डिंग में कंट्रैक्टर को 5,000, 7,000, 10,000 देता है। कंट्रैक्टर 1,000 रुपया मार्जिन रख करके, 500 रुपया का मार्जिन रख करके वो कंट्रैक्ट चलाता है। और जब कंट्रैक्टर का चेयरमैन और सेक्रेटरी हाउसिंग सोसाइटी का पैसा काट लेता है, जीएसटी भरना पड़ता है और हर 5 तारीख को जीएसटी हाउसिंग सोसाइटी के ठेकेदार हो या कंपनी के ठेकेदार हो, उनको टैक्स भरना पड़ता है। और सोसाइटी जब उसको वक्त पे 1 तारीख को चेक नहीं देगा, 3 महीना चेक नहीं देगा, तो ठेकेदार कहाँ से पगार अपने वॉचमैन को देगा। और हमें याद है चंद्रशेखर जी ने यही बात कहा था लोकसभा में जब वो प्रधानमंत्री थे। राजीव जी को कि जो काम एक पुलिस इंस्पेक्टर का है, वो काम बॉफर्स का तोप का। हमें याद है आज के विरोधी पक्ष और उस समय के सत्ता पक्ष एक बॉफर्स डील पे डॉक्टर वीपी सिंह जी, उसी पे वो प्रधानमंत्री बने थे बॉफर्स के ऊपर। और चंद्रशेखर जी ने, क्यों सुबोध कांत सहाय जी गृह राज्य मंत्री होते थे, हमारे झारखंड के हैं वो। सिन्हा जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने कहा था कि ये जो काम इंस्पेक्टर का है, वो काम बोफर्स का इंक्वायरी, इतना बड़ा कमिटी बैठा हुआ है। उसी प्रकार से सरकार ने पसारा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एक्ट 2005 में बनाया है भारत सरकार ने। महाराष्ट्र सिक्योरिटी कॉरपोरेशन का गठन 2010 में किया है। सिक्योरिटी गार्ड बोर्ड का गठन 1981 में किया है। पूरे विश्व में जहां सिक्योरिटी गार्ड का और वॉचमैन का और चौकीदार का कानून नहीं है, वो आज महाराष्ट्र में है। और उसका देखा देखी आज पूरे देश में सुरक्षा रक्षक का कानून है। सुरक्षा रक्षक का अभी 8 दिन पहले हम गए थे दिल्ली में, होम डिपार्टमेंट में मीटिंग में बुलाया था मास्टर ट्रेनिंग के लिए। होम मिनिस्ट्री भारत सरकार की सुरक्षा रक्षक को ट्रेनिंग दिया जाए और उसमें देश के और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सीआईएसएफ के चीफ वहाँ थे,
और वहाँ ट्रेनिंग की बात करी। सुरक्षा रक्षक को जब पेट भरने का, जब आप 5,000 10,000 सोसाइटी के मालक ने दिल बड़ा करके, हर सोसाइटी के मेंबर ने, अगर 100 बिल्डिंग में 100 मेंबर है तो वॉचमैन के लिए मेंटेनेंस में 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार ज़्यादा दे देगा तो सारे सुरक्षा रक्षक को अच्छा काम करेगा। ठेकेदार कहाँ से लाएगा? ठेकेदार को मजबूरी में 60 साल 70 साल 80 साल का सुरक्षा रक्षक को रखना पड़ता है। अभी पूरे देश ने देखा है वडाला में, उसके ऊपर उस दिन दिल्ली में भी चर्चा हुई थी। हाई कोर्ट बम्बई में हमें चीफ जस्टिस के पास केस था, उसमें भी वो चर्चा हुई थी। एक्स सर्विसमैन आज अनट्रेंड गार्ड, अनसिक्योर्ड, सारे वीआईपी हमारे देश के सारे बिल्डिंग में होते हैं और हमारे वीआईपी खुद असुरक्षित हैं। क्यों? सबको तो कोई एमएलए और एमपी है ही नहीं, मिनिस्टर है ही नहीं, और इतना बड़ा अधिकारी भी नहीं है। अधिकारी लोग भी पैसा देने में कंट्रैक्टर को, जो उनके सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी और मैनेजर होते हैं, वो देना ही नहीं चाहते मेंटेनेंस। और अगर उन्होंने दिया है तो 7,000 8,000 रुपया आज भी वॉचमैन को देने की क्यों मजबूरी है? ये आमदार साहब को विचार करना चाहिए। और एक कानून हमने बोला था ये 2012-13 में, उस समय के राज्य मिनिस्टर के पास कितना बार मीटिंग हुआ कि हाउसिंग सोसाइटी के लिए आप एक कानून बना दीजिए, नहीं तो एक वेज फिक्स करिए। मीटिंग हुआ, अधिकारी लोगों ने सुना नहीं, वो मंत्री जी हैं, चतुर्वेदी साहब थे, हेमंत देशमुख साहब थे, गणेश नाइक साहब रहे हैं, अभी वो हैं, और राज्य मंत्री थे। लेकिन उन्होंने कानून नहीं बनाया हाउसिंग सोसाइटी के लिए। पसारा एक्ट के बिना कोई भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी ठेकेदार ठेकेदारी नहीं कर सकता है। और क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, यही हम लोगों ने सजेशन दिया था भारत सरकार को कि सिक्योरिटी गार्ड बोर्ड और जो भी महाराष्ट्र में कानून है, पुलिस डिपार्टमेंट को, डीसीपी को सुरक्षा रक्षक बोर्ड पे रख दीजिए। बहुत मीटिंग हुई सलाहकार समिति में, विलासराव देशमुख साहब थे, शरद पवार साहब थे, जितने चीफ मिनिस्टर रहे हैं सबके सामने में वो मीटिंग में बात हुई। लेकिन डीसीपी का, पुलिस डिपार्टमेंट का पोस्टिंग नहीं हुआ और हाउसिंग सोसाइटी के लिए कोई कानून नहीं बना। आज भी हमने सरकार को भी मांग किया था कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ गार्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रैक्टर, तीनों का क्लासिफाइड कर दीजिए। क्योंकि एक्ट में, महाराष्ट्र सिक्योरिटी गार्ड एक्ट में है कि जिसने भी सिक्योरिटी गार्ड एक्ट में एजेंसी में काम किया है वही सिक्योरिटी गार्ड बोर्ड में रजिस्टर्ड हो सकता है। लेकिन उसका मिनिमम वेजेज शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से उसको देना पड़ेगा। वो प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान को सिक्योरिटी गार्ड बोर्ड एक्ट लागू है। हाउसिंग सोसाइटी को किसी प्रकार का एक्ट लागू नहीं है। आज तक कम से कम 100 जजमेंट
हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड का है, लेकिन किसी में नॉट मेंटेनेबल, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, लोअर कोर्ट तक किसी लॉयर, किसी जज ने हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड को मानव और चौकीदार माना ही नहीं है। एक इंडस्ट्रियल कोर्ट के मेंबर थे कामले साहब, उन्होंने हमें मंत्रालय के सामने में, उसमें सारे जजेज और मिनिस्टर रहते हैं, वहाँ का हमें ऑर्डर दिया था। लेकिन ऑर्डर दिया उन्होंने, लेकिन हमें कंटिन्यू स्मिता कोऑपरेटिव सोसाइटी मंत्रालय के बिल्कुल सामने में बिना पगार का निकाल दिया था। वहाँ सारे हाई कोर्ट के जज, एमएलए, उनका पर्सनल फ्लैट होगा, तो हम उस जज को, वो अभी रिटायर हो गए होंगे, लेकिन मैं उनके कहने से हमें पगार मिला था। ये 90 के दशक में, उस समय में वो ताड़देव में थे, हमें याद है। और उसके बाद किसी जज ने, कोई इंडस्ट्रियल कोर्ट हो, लेबर कोर्ट हो, किसी ने सोसाइटी इज नॉट एन इंडस्ट्री यही कह करके हमारा केस रिजेक्ट कर देते हैं। और मानवाधिकार का असली अगर हनन है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडस्ट्रियल स्टेट में भी जहाँ 100 गाला है। अभी हमारा एक कामगार मरा है, 150 फैक्ट्री है, छोटा बड़ा। हमने उस दिन भी मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने हमें, कल्याण का डिप्टी डायरेक्टर ने बोला कि इंडस्ट्रियल एक्ट, इंडस्ट्रियल स्टेट इज नॉट कमिंग अंडर द इंडस्ट्री एक्ट, इसके लिए हम वहाँ कोई भी वेरीफाई नहीं कर सकते। हमने बोला कि कामगार हमारा मर गया है गिर के, वहाँ लोगों को मिनिमम वेजेज नहीं मिलता है। डोंबिवली में रैंडम इंस्पेक्शन बंद है, सरकार ने किया है। और जब रैंडम इंस्पेक्शन बंद है, हमें खुशी हुआ। अभी जो मैं सुन रहा था, अवार्ड साहब का, बम साहब का, महेश सिंधे साहब का, जोगरीवार साहब का, कि उन्होंने, मंत्री जी ने बोला कि हम किशोर जोगरीवार साहब को कि हम चंदरपुर में हम मीटिंग बुलाएंगे। एक तरफ सुरक्षा रक्षक कानून में पहले छूट का प्रोविज़न था, अभी रजिस्टर्ड कंपनी ही जाने का परमिशन है। और जब आप फैसिलिटेटर इंस्पेक्टर है ही नहीं एक्ट में, नए एक्ट में, तो सेवाधारी आपने बनाया है। तो और ऑलरेडी महाराष्ट्र में, पूरा महाराष्ट्र में अग्रणी है कामगार कायदा में, सारे चीज़ में महाराष्ट्र में, सारे जगह कोई ऐसा गली से सिटी तक, विधानसभा तक ऐसा नहीं है जहाँ की कानून नहीं है। और जहाँ लेबर ऑफिस पूरे देश में नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र ऐसा अग्रणी स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट है। यहाँ सारा कानून का, कायदा का, जनता से लेके आमदार साहब तक अपने आप को खुद कानून में रह के वो करते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हाउसिंग सोसाइटी में न हमें मिनिमम वेजेज मिलता है, हमें किसी बिल्डिंग में पानी चढ़ाने के लिए 5 महले पे जाना पड़ता है। कितने वॉचमैन गिर के मर जाते हैं पानी के टांकी से। लेकिन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, सोसाइटी एक्ट इज नॉट कमिंग अंडर द डिफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री एक्ट।
ये बोल के हमारा खारिज कर देता है। मानवता के नाते भी हमें धुतकार फटकार दिया जाता है। जिस बिल्डिंग में हम जहाँ सोसाइटी में काम करते हैं, आमदार साहब और मंत्री साहब, वहाँ किसी का कपड़ा, किसी का बनियान गिर गया, हवा में उड़ गया, तो उसका जवाब हमें हमारे जो वॉचमैन हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको देना पड़ता है। उनको ट्रांसफ़र का सज़ा भुगतना पड़ता है, उनको मार खाना पड़ता है, उनका पगार कट जाता है। क्योंकि सोसाइटी के जो चेयरमैन सेक्रेटरी होते हैं, सम्मानित चेयरमैन सेक्रेटरी, वो कंट्रैक्टर को पगार काट लेता है। आज तुम्हारा चेयरमैन सेक्रेटरी ये देखते रहता है कोई वॉचमैन सोया है तो उसका पगार काट दो। वो खुद उनको सुबह जाना है मंत्रालय, उनको जाना है इंडस्ट्री में, कंपनी में, लेकिन वो चेयरमैन और सेक्रेटरी और मैनेजर वो सिक्योरिटी गार्ड के पीछे पड़ा रहता है। ये सो गया है, इसका पैसा काटो, कंट्रैक्टर का पैसा काटो। अगर 50,000 का बिल है तो काट कूट करके सब उसको 40,000 मिलता है। जीएसटी हमने उस दिन भी मांग करते हैं, अभी भी हम हाउस से बोलते हैं। कल जो क्वेश्चन उठा, हाउसिंग सोसाइटी में जो ठेकेदार सर्विस प्रोवाइड करता है उसको कम से कम जीएसटी तो उसको माफ़ करिए। मिनिमम वेजेज एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए बना दीजिए। जब वो बिल्डिंग रहता है, बिल्डिंग बनता है, तब से हमारी ज़रूरत है। जब बिल्डिंग बनने के बाद सोसाइटी में लोग आ जाते हैं तब भी हमारी ज़रूरत रहती है। और बच्चा को खिलाने से लेके कपड़ा पहुंचाने तक, धोबी के पास से आटा पिसाने तक का काम हमारा चौकीदार करता है। और हमें बहुत गर्व हुआ कि विधानसभा में सम्मानित सदस्य लोग ने जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक शंकर उतेकर जी को पगार दिलाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कल्याण डोंबिवली में आदेश दिया और उनको पगार दिया। वो भी इंस्टॉलमेंट से दिया है, मंत्री जी ने हाउस में बताया है। हमें गर्व होता है कि हमारे देश के, हमारे राज्य के जनता के प्रतिनिधि, जनता के सम्मानीय सदस्य और मंत्री जी ने इतना हमारा ध्यान रखते हैं, हमें गर्व होता है, गर्व महसूस हो रहा है। अब हम असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, लेकिन हम विनती करते हैं माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री, कामगार मंत्री, कि हमारी जान माल का रक्षा सरकार करे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्न्ड वेजेज, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। कोई बीए पास उसको आर्मी मैन चाहिए। जब कंट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जाता है तो वहाँ सोसाइटी के पूरे 11 आदमी, कहीं 21 आदमी, कहीं 7 आदमी ठेकेदार का इंटरव्यू लेता है। ठेकेदार भी 2 पैसे के लिए, एक ठेकेदार भरेगा 10,000, दूसरा भर देता है 8,000, तीसरा भर देता है 5,000, और जो लोएस्ट टेंडर रहता है उसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है। और वो उसके बाद भी वो ठेकेदार का शोषण, जीएसटी और एक्स सर्विसमैन सारे चेयरमैन सेक्रेटरी साहब को चाहिए सोसाइटी का। मरता तो क्या नहीं करता, वो उस ठेकेदारी के लेने के समय में बोल देता है हम सब एक्स सर्विसमैन देंगे। जब पूरे राज्य में कहीं इंडस्ट्री में एक्स सर्विसमैन नहीं है, पुलिसमैन नहीं हैं, तो वो सोसाइटी में कहाँ से देगा। फिर उसके पीछे चेयरमैन सेक्रेटरी पड़ जाता है उनकी, और कोई 3 महीने में निकाल देता है, कोई 6 महीने में निकाल देता है। और ठेकेदार जो पैसा नहीं देता है, क्योंकि ठेकेदार का ही पैसा काट लेता है,
जीएसटी में काट लेता है, टैक्स में काट लेता है। क्यों? जीएसटी सोसाइटी को भी भरना पड़ता है और ठेकेदार को जो बिल देता है उसमें भी जीएसटी लग जाता है। तो एन कैन प्रकारेण यही होता है। और अभी तो जब महाराष्ट्र विधानसभा में क्वेश्चन उठा है तो सारी इंक्वायरी हुई होगी और इंक्वायरी में सब आया होगा कि ठेकेदार को कितना पगार देता है सोसाइटी और वॉचमैन क्या क्या गलती है वो भी सोसाइटी वाले ने बताया होगा और कमिश्नर साहब ने भी बताया होगा कि सोसाइटी के वॉचमैन को कितना पगार दिया, क्यों नहीं दिया। क्योंकि इंस्टॉलमेंट, मंत्री जी का स्टेटमेंट था कि इंस्टॉलमेंट से पगार देने के लिए एक इंस्टॉलमेंट दे दिया। अभी हमारा 500-700 गार्ड को बैंक ने 14 बैंक ने पैसा नहीं दिया है आमदार साहब, और जीएसटी 4 करोड़ 70 लाख रुपया आ गया है। और बम्बई का सारे पूरे देश का जो ब्रांचेस हैं वो भी लोअर परेल में है। उसके बाद ठेकेदार को पैसा नहीं दिया है, ठेकेदार ने हमारे 400 आदमी को पैसा नहीं दिया है, पगार दिया है। इसके लिए सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भी दिया है कि हमारे लोगों का पगार दिलाइए। क्यों? एक दिन ठेकेदार ने बोला हम सुसाइड कर लेंगे, हमको अगर पगार नहीं दिया हम कहाँ से भरेंगे 4 करोड़ 70 लाख। तो और जो 10,000 15,000 गनमैन हैं, वॉचमैन हैं, वो कहाँ से देगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ कि हाउसिंग सोसाइटी या इंडस्ट्री कानून में कौन रजिस्टर होता है, कानून में कौन रजिस्टर नहीं होता है, उसका महत्व नहीं है। क्योंकि एक्ट जब आपने अमेंडमेंट कर दिया है 4 वेज बिल में क्लियर लिखा है कि फिक्स अप एम्प्लॉयमेंट, 12 घंटा ड्यूटी, 24 घंटे में लेडीज भी काम करेगा। तो जिस दिन ये बिल पास हो गया है हाउस में, दूसरे स्टेट में, गुजरात में ऑर्डिनेंस आया है और पूरे देश में यूपी बिहार सब जगह वो ऑर्डिनेंस और वो कानून बिल पास हो रहा है। और जो महाराष्ट्र में जन सुरक्षा बिल पास हुआ है, ये हमें भी समझ में आ रहा है कि कोई मथाड़ी या कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई इंडस्ट्री में, क्योंकि विदेश से हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को लेके इंडिया में आ रहे हैं, वहाँ कोई हेजिटेशन अगर करेगा तो उन्होंने मौका का बोला था, यूपी का जो बोला वो कानून लगा देंगे। और अभी तो उन्होंने जन सुरक्षा बिल जो पास किया है उसमें उनको अधिकार है। तो कामगार संगठन हो या, क्योंकि ओरिजिनल लीडर लोग तो सब सेट हो चुके हैं और एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, पूरे देश में यही हाल है। क्योंकि ओरिजिनल ट्रेड यूनियन लीडर तो हैं नहीं, सब अब छोटे छोटे हैं। अब उनको डराने के लिए जो अभी जो आवाज़ करते हैं वो मेरे को नहीं लगता है कि वो कुछ आवाज़ कर पाएंगे। क्योंकि अब जन सुरक्षा बिल पुलिस वाला पहले बोल देता है शांति से रहने का, आवाज़ नहीं करने का, 12 घंटा ड्यूटी कराना है, 16 घंटा ड्यूटी कराना है, काम करते रहने का। और अब तो बिल भी पास हो गया है, नहीं तो 2 साल जमानत नहीं होगा तो कौन करेगा। और सारे यूनियन लीडर जो बचे हैं, छोटे छोटे लीडर, कोई लीडर तो है नहीं अब। क्योंकि शशिकांत शिंदे साहब विधानसभा में, विधान परिषद में हैं, भाई जगताप विधानसभा में हैं, सचिन भाऊ अहिर विधानसभा में, दीना पाटिल और INTUC के बड़े बड़े अध्यक्ष कांग्रेस के कोई रहे नहीं। और बीजेपी में भी वही हाल है
किसान नेता कामगार नेता तो है ही नहीं, सब सेठ हो गए हैं, सब पार्टी में, पूरे देश में। तो हमें न्याय के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलता हूँ कि आप हमें कानून से जो हम काम करते हैं 8 घंटा 12 घंटा जो हमारा पगार है वो 1 तारीख को हमें मिले, चाहे हम प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में काम करें, इंडस्ट्री में करें, मॉल में करें, रोड पे करें, बिल्डिंग में करें, सोसाइटी में करें, हमारे को 1 तारीख से 7 तारीख तक का आप पगार दिला दीजिए। और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी कर दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ गार्ड कर दीजिए। अगर कोई पढ़ा लिखा MA BA पास है तो उसको अलग पगार कर दीजिए। कोई 8वीं पास है, 70 साल का है, मजबूरी है कि वो भी काम करता है, अगर काम नहीं करेगा तो उनके बच्चे लोग पढ़ लिए हैं तो वो 2 अक्षर पढ़ने के बाद वो पहले बाप को ही निकाल देता है। और मोदी जी ने वृद्धा लोगों के लिए बहुत अच्छा कानून बनाया है। अब महाराष्ट्र में फ्री अगर नहीं जाना रहे तो अपन बस में भी नहीं जा पाएंगे। एकनाथ शिंदे साहब ने फ्री किया था बस में, और बम्बई में BST में तो फ्री नहीं है, लेकिन ST TMT डिपो वगैरह में कहीं कहीं फ्री है। तो वॉचमैन को जो एक क्लासिफिकेशन ऑफ गार्ड कर दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी कर दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री कर दीजिए। जो पढ़े लिखे हैं उनको अलग पगार, जो छोटे हैं उनको अलग पगार। और जन स्वराज बिल का मैं स्वागत करता हूं। और जितने आमदार साहब, अवार्ड साहब, बॉम साहब, उनके पास हम बॉम साहब के पास गए थे जब वो एडवाइजरी कमेटी के मेंबर बने थे। वो खाना खा रहे थे MLA हॉस्टल में, तो उन्होंने बोला कि, हमने बोला कि बोर्ड का करोड़ों रुपया है जो हाउस में उन्होंने बोला, हमें याद है, उनको हम बताए थे कि बोर्ड में करोड़ों का घोटाला है। तो वो बोल रहे थे कि हाउस में जो उन्होंने पूछा, तो जब वो सलाहकार समिति पे थे तो हम उनको मिले थे, हमें याद है। तो हम सबको बधाई देते हैं, हम लोगों का जान माल, और हमको सबसे बड़ा 2 टाइम का रोटी मिले। ठेकेदार लोगों को आप GST जो भरना पड़ता है सोसाइटी वाले को, सोसाइटी को भी GST माफ़ करिए और ठेकेदार को भी, नहीं तो वो हमारे पगार से ही, एक तो 10,000 आप बड़ा मुश्किल से देते हो और 10,000 में भी सब टैक्स काट लोगे तो देगा कहाँ से, और कहाँ से पगार देगा। और किसी का कपड़ा गिर गया, किसी ने पानी नहीं भरा, किसी ने बेल नहीं दबाया, कोई विजिटर आ गया, तो ऐसे में सब पैसा काट लेता है। तो ये भी इंक्वायरी करा करके हमें 2 टाइम का रोटी मिले। एक फिक्स मिनिमम वेजेस सोसाइटी के लिए आप मुंबई से, नागपुर से, सारे जगह 28 डिस्ट्रिक्ट में फिक्स कर दीजिए। अपने आप हम लोगों को पगार, जब कानून रहेगा, और पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दे दीजिए, लेबर ऑफिसर को डायरेक्शन दे दीजिए कि इनका पगार मिला कि नहीं है। हर पुलिस स्टेशन में सोसाइटी का, और वो पुलिस राउंड मारता है तो पगार के लिए आप बोल देंगे तो हमको पगार मिल जाया करेगा। और इतना बड़ा विधानसभा में क्वेश्चन उठाने के लिए मैं सारे आमदार साहब का, मुख्यमंत्री साहब का और कामगार मंत्री साहब का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं जो वॉचमैन को उन्होंने एक इंस्टॉलमेंट दिलाया, और हमें अब विश्वास हो गया कि हमको न्याय हमारे सुरक्षा रक्षक को मिलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।